हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसे कहते हैं गाइस, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। इसीलिए वक्त बुरा हो या अच्छा, दोनों को कदर करना चाहिए। चलिए हम लोग जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं नीतू, आप लोगों को जियो एजुकेशन गुरु में स्वागत है। तो इसके पहले मैं आप लोगों को यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो है प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज 4 करवा चुकी हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख ले। तो अभी जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ वो है जनसंख्या भूगोल या अधिवास भूगोल, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध है आप लोगों से कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं रोज़ जो वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर चाहो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आप इसको जो है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो इसका आंसर आप माइंड में पहले सोचना कि क्या होगा, फिर आप ऑप्शन पे ध्यान देना। तो इस तरह आपका जो है ना क्या होगा, बहुत जल्दी वो दिमाग में रहता है। तो आप चलिए मॉक टेस्ट के रूप में इसको लगाते हैं। तो जैसे हैरिस तथा उलमान मुख्यतः किस योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल। तो बोलिए गाइस, क्या होगा। नगरीय भूगोल, बिल्कुल आपने यही सोचा था ना। हैरिस तथा उलमान मुख्यतः नगरीय भूगोल क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसका एक क्रोड एवं उपांतर क्षेत्र है। आकारिकी प्रदेश, बोधात्मक प्रदेश, कार्यात्मक प्रदेश, विशिष्ट प्रदेश। इन चारों में किसका क्रोड और उपांत क्षेत्र है। तो जो आकारिकी प्रदेश है उसका क्या है, क्रोड और उपांत क्षेत्र है। अब चलते हैं नीचे क्वेश्चंस। सिद्धांत और प्रतिपादक। उद्यान नगर, नवीन नगर, सामीप्य यानी नेबरहुड और यातायात विसंयोजन। तो जैसे कि है उद्यान नगर का क्या हो जाएगा। तो देखिए एवनेजर हार्वर्ड। तो ए का अगर 3 होता है तो किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पे बी में क्या है, ए का 3 है, यानी उद्यान नगर का क्या हो जाएगा, एवनेजर हार्वर्ड। उद्यान नगर सिद्धांत के प्रतिपादक एबनेजर हार्वर्ड थे। नवीन नगर सिद्धांत के प्रतिपादक जो है सर पैट्रिक एवरक्रोम्बो। सामीप्य या नेबरहुड के क्लेरेंस पेरी। और यातायात विसंयोजन के कौन है, सर कोलिन बुकानन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरिये नगर के सिद्धांत का प्रतिपादक है। अरिये नगर के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ले काबूजियर, अर्नेस्टर से, सोरिया वाई माटा, क्लेरेंस पेरी। तो क्या हो जाएगा 4 का गाइस, तो ए हो जाएगा, यानी ले काबूजियर। अरिये नगर सिद्धांत का प्रतिपादक ले काबूजियर। देखिए अरिये नगर ले काबूजियर। नगर आकारिकी खंड सिद्धांत, ठीक है, नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है। नगर पारिस्थितिकी के सिद्धांत से विशेष रूप से संबंधित है। मानता है कि नगर की वृद्धि के लिए बहुकेंद्र अथवा नाभि केंद्र उत्तरदायी है या दिशापरक होता है। तो बताइए 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। जो नगर आकारिकी खंड सिद्धांत है वो नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, जून 2011 में आया हुआ है। जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों और मॉडलों में कौन एक ओर आधुनिकता तथा दूसरी ओर प्रजननता और मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो कौन करता है, तो इसका सी हो जाएगा। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल जो है, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल वो करता है, ठीक है, जस्ट मिनट, सी हो जाएगा जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन है, नगरों के आकार
और उनके कोटि क्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो किसके दिया हुआ जेफरसन, जीव, क्रिस्टॉलर, आरबाख। तो आरबाख नगरों के आकार और उनके कोटि क्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आरबाख के द्वारा किया गया। बर्गेस के अनुसार केंद्र से बाहरी सीमा तक नगरों के संकेंद्रीय क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है? तो बर्गेस के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? देखिए, पहला में दिया है CVD संक्रमण क्षेत्र, लास्ट में दिया विगमन क्षेत्र, तो ये होगा नहीं। देखिए, CVD संक्रमण क्षेत्र, श्रमिक गृह क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और अभिगमन क्षेत्र, तो यही हो जाएगा। तो डी हो जाएगा। पहले होगा CVD, फिर होगा संक्रमण, फिर श्रमिक गृह क्षेत्र, फिर आवासीय क्षेत्र, फिर अभिगमन क्षेत्र। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। स्थानांतरण सिद्धांत। स्थानांतरण सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो स्थानांतरण सिद्धांत का क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे E.G. रेवेंस्टीन है, ये स्थानांतरण सिद्धांत दिया था। तो इसमें देखिए 3 कौन सा? इसमें देखिए तीनों में 3 है। तो अब दूसरा वाला देखते हैं हम, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, एडमी कैनन। तो ए हो गया, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ये तो कट गया ऑप्शन ए और बी में हम लोग का है। जननांकी संक्रमण सिद्धांत, ये कौन दिया है? थॉमसन। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा उस हिसाब से हम लोग का। स्थानांतरण सिद्धांत E.G. रेवेंस्टीन, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडमिन केनन, जननांकी संक्रमण सिद्धांत W. थॉमसन और मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत, इसका हो जाएगा S. स्टोफर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2010 में आया हुआ है। मानव प्रवास संबंधी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का प्रतिपादन कौन है? स्टोफर, रेवेंस्टीन, वेबर या जीफ? तो इसका क्या हो जाएगा? जीफ हो जाएगा। नेम 11 का, निम्नलिखित देशों को उनकी जनसंख्या के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? पाकिस्तान। फिर बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर नेपाल होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी एशियाई देशों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? तो जो दक्षिणी, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो जो मालदीव है वो सर्वाधिक नगरीकृत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कथन ए, संप्रति ग्राम से नगर में प्रगवास के रूप में नगरीय विकास की उच्च दर में नगरीय जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता नहीं है। कारण, न्यून मृत्यु दर के कारण ऐतिहासिक भूतकाल की अपेक्षा आधुनिक युग में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतम है। तो इसमें क्या होगा 13 का? तो ए और बी दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 14 नंबर, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किनके लिए उत्तरदायी है? तो दश वार्षिक जनगणना संचालन और उससे संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन। 14 का क्या हो जाएगा? वार्षिक भूमि के आंकड़ों का प्रकाशन, वार्षिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के आंकड़ों का प्रकाशन। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा 14 का? 14 का सी, यानी 1 और 3 सही है। यानी क्या है? पहला वाला जो है 10 वार्षिकी जनगणना संचालन और उससे संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन सही है। वार्षिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के आंकड़ों का प्रकाशन ये भी सही है। अभी जून 2010 का देखेंगे। नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया गया है। नगर आकार जो है वो कहाँ पे? तो नगरीय पदानुक्रम, केंद्रीय स्थान सिद्धांत, श्रेणी आकार नियम या लॉश का षटकोणीय। तो इसका हो जाएगा श्रेणी आकार नियम। जो नगर आकार वितरण जो है सुस्पष्ट किया गया है श्रेणी आकार नियम पे। फिर है UN पूर्वानुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश वर्ष 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान देगा? तो कौन देगा? तो इसका हो जाएगा दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसका हो जाएगा दक्षिणी एशिया। जो दक्षिणी एशिया है, UN पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिणी एशिया प्रदेश वर्ष 2030 तक वैश्विक जनगणना जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूट वाला है।
सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते हैं तथा अपने निकटस्थ पर्यावरण से संबंध सामान्य विचारों को सम्मिलित रूप से सहभागी होते हैं। कारण यह प्रदेश होता है जहाँ मानव आवश्यकताएं, पहचान, सुरक्षा और उद्दीपन परितृप्त किए जाते हैं। तो 17 का क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। क्यों, देखिए सब बोल रहा है सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते हैं अथवा अपने निकट पर्यावरण से संबंध सामान्य विचारों से सम्मिलित रूप से सहभागी होते हैं। कारण ये प्रदेश क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रदेश होता है जहाँ मानव आवश्यकताएं, पहचान, सुरक्षा और उद्दीपन परितृप्त किए जाते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल सही है। 18 में है असीमित आकार के अनुकूलतम पर्यावरण में तर्क गणितीय जनसंख्या वृद्धि स्वीकारी जाती है। कारण वृद्धि चरघातांकी वक्र का अनुसरण करती है। तो इसका भी बिल्कुल सही कारण है। तो इसीलिए इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि क्योंकि कारण भी सही इसलिए होता है। चरघाती चक्र असीमित आकार के जो अनुकूलतम पर्यावरण में जो तर्कगणितीय जनसंख्या वृद्धि स्वीकारी जाती है वो उसका क्या कारण है, वृद्धि चरघाती वक्र का अनुसरण करती है, चारों तरफ से वृद्धि होती है इसीलिए। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, काल सावर निम्नलिखित में से किससे संबंधित अपनी कालजयी के लिए सुविख्यात है। तो किसके लिए हो जाएगा, सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए। काल सावर जो है सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए अपने कालजयी के लिए विख्यात है, कालजयी कृति के लिए। नेक्स्ट है दिसंबर 2009 में देखिए प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित का प्रक्राय है। किसका प्रक्राय है, तो इसका जनन तो 21 नंबर है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रवसन निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम है, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण या ग्रामीण से ग्रामीण। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, 21 नंबर का हो जाएगा ए, ग्रामीण से नगरीय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवसन जो है वो ग्रामीण से नगरीय अधिकतम हुआ है। जननांकी 22 जननांकी संक्रमण सिद्धांत में घटना अनुक्रम है। तो इसमें घटना अनुक्रम क्या है, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर या निम्न जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ए हो नहीं, इसका देखिए 22 का कूट दिया हुआ है तो इसमें क्या है 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में घटनाक्रम क्या होगा, पहले होगा उच्च जन्म दर भी उच्च होगा और मृत्यु दर भी उच्च होगा, यानी अधिक मात्रा में जन्म भी होगा, अधिक मात्रा में मृत्यु भी होगा। दूसरा अवस्था में क्या होता है, उच्च जन्म दर और निम्न मतलब जन्म तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन मृत्यु क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर जन्म ज़्यादा हो रहा है मृत्यु कम हो रहा है तो जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। तीसरा में बोल रहा है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, यहाँ पे जन्म भी कम होगा और मृत्यु भी कम होगी। तो इसमें ये सही है, निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। चौथा में क्या है, जन्म क्या हो रहा है कम हो रहा है लेकिन मृत्यु क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो ये 4 अवस्था है। नेक्स्ट 23 ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित से किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, धरातल पत्रक यानी मानचित्र द्वारा, यानी डी नंबर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट है अक्षांशीय सिद्धांत और अंशदाता का नाम, स्थिर के। तो यहाँ पे जो है ना ये के का बात हो रहा है, स्थिर के और स्थिर के। तो स्थिर के और स्थिर के डब्लू किस्टॉलर। तो स्थिर के इसका अंशदाता का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डब्लू किस्टॉलर। और स्थिर के का है ए लॉस, जनसंख्या सीमा एवं वास्तु का। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी जा रहा है। स्थिर के का डब्लू किस्टॉलर और स्थिर के का ए लॉस, जनसंख्या सीमा एवं वास्तु क्षेत्र का हो जाएगा BJL बेरी। P1 P2 डी संकल्पना का क्या हो जाएगा, तो जीप हो जाएगा। P1 P2 डी संकल्पना जीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। कारण जनसंख्या का असमान वितरण के लिए राजनीतिक पर्यावरण उत्तरदायी है। तो इसमें क्या है, देखिए ए जो है विश्व जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है, परंतु आर सही है, ए गलत है परंतु
आर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है 20C, महानगरीय शहरों के विकास को किन संयोजक तत्वों द्वारा सही तरीके समझाया जा सकता है? क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार, उच्च जनदर, अप्रवास, परिधि के अधिवासों का समावेल। तो 26 का क्या हो जाएगा गाइस? इसमें देखिए ऑप्शन ए में है 1 2 3, 2 3 4, 3 4 1 एंड 1 2 और 4। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 3 4 और 1 जो है, यानी अप्रवास, परिधि के अधिवासों का समावेलन और क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार, ये महानगरीय शहरों के विकास के तत्व हैं। वे अधिवास समवितरित माने जाते हैं जिनकी आर मूल्य के समान है। तो उसका क्या होगा? आर मूल्य किसके समान है? 0.5 के समान है। जिसका आर मूल्य 0.5 के समान है वो अधिवास समवितरित माने जाते हैं। नेक्स्ट 28, भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगरीय अधिवास को सिटी या शहर श्रेणी में तभी वर्गीकृत किया जा सकता है जब उसकी न्यूनतम जनसंख्या क्या होगी? 1 लाख होगी। नेक्स्ट है 29 का, ए शहर जिसमें वृद्धि दर बहुत अधिक है उनमें पुरुष वयस्क जनसंख्या अधिक है, कारण शहर की ओर अप्रवास, लिंग और आयु वर्णन होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है 30 नंबर, कुलगाड़ी और कालगुड़ी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनन नगर के लिए प्रसिद्ध है दोनों। नेक्स्ट है दिसंबर 2008 का 31, यदि किसी प्रदेश के बृहत नगर की जनसंख्या 8 लाख है तो जीव वे श्रेणी आकार नियम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के नगर की संख्या क्या होगी? 6 लाख होगी, 4 लाख होगी, 2 लाख होगी या 0.5 लाख होगी? तो 31 का क्या हो जाएगा गाइस? 31 का जो है वो सी हो जाएगा, यानी 2 लाख होगी। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप निर्धारित होता है तो किससे? खनिजों की उपलब्धता द्वारा, कृषि पद्धतियों द्वारा, सांस्कृतिक पद्धतियों द्वारा या स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा। तो क्या हो जाएगा? 32 का स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा। जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप स्थलाकृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है 33, नगर प्रदेश की विशेषता है। क्या होगा? नगर प्रदेश की क्या होगा? अल्प विकास, पिछड़ापन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता या संकेंद्रीय विकास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संकेंद्रीय विकास जो है वो नगर प्रदेश की विशेषता है। किसी स्थान की केंद्रीयता किसके आधार पर निर्धारित होती है? तो किसी स्थान की केंद्रीयता क्या हो जाएगा गाइस? बताइए 34 का। तो इसका सी हो जाएगा, उसकी प्रक्रियात्मक सुदृढ़ता। किसी स्थान की केंद्रीयता उसकी प्रक्रियात्मक सुदृढ़ता पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या प्रवाह किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये जो है पुश एंड पुल कारक द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है हॉयट ने प्रतिपादित किया है। तो हॉयट ने क्या प्रतिपादित किया? तो शहर संरचना का खंडीय मॉडल, ए हो जाएगा, शहर संरचना का खंडीय मॉडल जो है हॉयट ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है 37, जननांकी संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जननांकी अनुभव के आंकड़ों पर आधारित है? तो इसका क्या हो जाएगा? किस पे आधारित है? उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया या दक्षिणी अमेरिका। तो इसका हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट है कथन, नए औद्योगिक नगरों में पुरुष प्रौढ़ जनसंख्या अधिकतम होता है, कारण प्रवास, आयु एवं लिंग चयनात्मक होता है। तो 38 का देखिए ऑप्शन क्या है? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही है। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया। दिसंबर 2007, नगरीय पर्यावरण का ह्रास निम्नलिखित कारकों से होता है। तो नगरीय पर्यावरण का ह्रास किन कारकों से होता है गाइस? तो निलंबित विविक्त पदार्थ यानी SPM, प्रदूषित जल, कार्बन डाइऑक्साइड और यानी उत्सर्जन, जिसमें 1 2 3 4 है, यानी इन सारे कारकों द्वारा होती है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन,
नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक तेज रफ्तार से होती है, क्योंकि नगरीय जनसंख्या में उच्च जन्म दर है, ग्रामीण जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर है। तो इसका 40 का क्या हो जाएगा? और बड़ी संख्या में व्यक्ति नगर केंद्रों की प्रवासन करते हैं, तो इसका सी हो जाएगा। तो गाइस 41 नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जनसंख्या, स्थल, आकार और कार्य। तो इसका क्या हो जाएगा? 41 का ये हो जाएगा इन जनसंख्या। एक उच्च एवं क्रमशः ह्रासोन्मुख 30 प्रति हजार से अधिक प्रजननता एवं एक तीव्रता से घटती हुई 15 प्रति हजार से अधिक मृत्यु दर जनसंख्या संक्रमण की विशेषता है। इसका प्रथम अवस्था की, द्वितीय, तृतीय या अंतिम अवस्था की। तो क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा गाइस 42 द्वितीय अवस्था की। नेक्स्ट देखिए क्या है 43 में, जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आकारिक जनसंख्या कहते हैं, आकारिक घनत्व कहते हैं। निम्नलिखित लक्षणों में कौन सी मानवीय विकास का माप नहीं है? साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय या उपभोक्ता व्यय। तो 44 का क्या हो जाएगा? उपभोक्ता व्यय। विकसित देशों में नगरीकरण का स्तर एक दीर्घ एस वक्र का अनुसरण करता है, कारण भारत में नगरीकरण का स्तर एक करीब सीधी रेखा का अनुसरण करती है। तो 45 का क्या हो जाएगा? सी। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महानगरीय प्रदेशों को परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा औपचारिक। औपचारिक जो है वो उपयुक्त है। नेक्स्ट है जून 2007 का जननांगीय संक्रमण के प्रतिपादक थे। तो जननांगीय संक्रमण के प्रतिपादक वॉरेन थॉमसन थे। जनसंख्या घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो जैसे कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप। 48 का क्या हो जाएगा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिसंबर 2006, लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव आरंभिक समय से ही रहा है। इनमें से महत्वपूर्ण है विचारों का विचरण, भाषा का प्रचार प्रसार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नववर्तकों का प्रचार प्रसार, उपरोक्त सभी। तो 49 का क्या लगता है गाइस आप लोगों को? हाँ बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 50, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। तो जो छोटे शहर हैं वह कहाँ पनपेंगे? बाजार की जहाँ सुविधा मिलेगी वहीं पनपेंगे। तो बाजार की सुविधा। भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है क्या है? स्थल, आकार, आबादी, कार्य। तो इसका हो जाएगा आबादी जो है भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है। रैंक साइज रूल में निम्नतम दर्जा वाले शहर की जनसंख्या के अनुपात होती है विशालतम शहर की जनसंख्या, यानी ऑप्शन बी। दिसंबर 2005 निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए एक प्रवासी का है? तो 53 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विदेश में अधिक पारिश्रमिक। मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग अधिक पारिश्रमिक पा सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, छोटे परिवार के मानव को अपना सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। तो इसका डी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। किसी भी देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए किस प्रकार की केंद्रीयता उपयोग होता है? गणितीय माध्य, हार्मोनिक माध्य, जियोमेट्रिक माध्य और माध्यमिक। तो 55 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जियोमेट्रिक माध्य। नेक्स्ट है तो जून 2005, नगरीय उपांत बड़े शहरों का परिग्रामी क्षेत्र होता है जो शहर सुदृढ़ संबंध होते हुए भी उसका भाग नहीं होता। शहरों की तीव्र वृद्धि नगरीय उपांत के विकास का कारक है। तो 56 का क्या लग रहा है गाइस? 56 का बिल्कुल सही है,
ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ग्रामों में मानव आवासों का प्रकार निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? स्थानीय प्राप्य पदार्थ पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवर्तन विशेषता है, क्या है? तो विकासशील देशों की है। नेक्स्ट है 2.1% वार्षिक दर से वृद्धि होने पर जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। तो जो जनसंख्या वो कब तक दोगुनी हो जाएगी? 33 वर्ष में। अगर 2.1 की वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ती है तो 33 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए दिसंबर 2004 का क्वेश्चन है। 2004 में क्या पूछा है? सामान्य और प्रादेशिक भूगोल को किसने पृथक रूप में पहचाना? तो किसने पृथक रूप में पहचाना है? विडाल डी ला ब्लास ने। मेगालोपोलिस विश्व नगरी शब्द की रचना किसने की? तो इसका हो जाएगा जेर गॉटमैन ने की। नेक्स्ट है सूची 1 और 2 बाजारपल्ली। सूची 1 और बाजारपल्ली का क्या हो जाएगा? तो 3 यानी 7 किलोमीटर। प्रादेशिक राजधानी 186 किलोमीटर दूर होगा। जिला नगर जो है वो 36 किलोमीटर दूर होगा और नागरिक केंद्र जो है वो 12 किलोमीटर दूर होगा। उस हिसाब से ऑप्शन सी जो है हमारा सही होता है। नेक्स्ट सूची फिर देखिए वही क्वेश्चन है रिपीटेड। भारतीय जनसंख्या में बस्तियों के नगरीय वर्गीकरण में निम्न में अनुपस्थित है, तो क्या अनुपस्थित है? कार्य जो है यानी डी वो अनुपस्थित है। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो जो सीमांत श्रमिक है वो किसको कहेंगे? साल में 180 दिन से कम काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। निम्न में किसके साथ रैंक साइज रूल संबंध है? तो रैंक साइज रूल जो नगरीय बस्ती के साथ संबंध है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका हो जाएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आप मेरे चैनल पे यूं ही बने रहें।